इसके गोली मारो। तो यहाँ पे इस बात को आप क्या मारो? गोली। और अब अपनी बात को करते हैं। अरे गोली ये निकल दूंगा। चलते हैं, करते हैं शुरुआत। यस और सर हाँ भाई, इसको ऐसे बोला अगर मत करो तो मैं इसके हम पढ़ रहे थे लैंगिक जनन और इसके अंदर कुछ चीजें हमने कल पढ़ी थी। चलो सभी, कल हमने पढ़ा था कि लैंगिक जनन है, उसके अंदर कुछ चीजें शुरुआत की थी और हमने पढ़ा कि लैंगिक जनन के दौरान युग्मकों का निर्माण होता है। जननांग की कई कोशिकाएं हैं, उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है और जिससे युग्मक बनते हैं। क्या बनते हैं? युग्मक। हमने ये क्यों पढ़ा? हमने कहा लैंगिक जनन का महत्व है कि युग्मकों का निर्माण और डीएनए की प्रतिकृति या डीएनए की कॉपी बनाना। अब हम यहाँ पर सबसे पहला अपना टॉपिक रह रहा है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। इन पुष्पीय पादपों को हम और क्या कह सकते हैं? आवर्त विधि या एंजियोस्पर्म। देखो इनको आवर्त विधि क्यों कहते हैं? आवर्त का मतलब होता है आवरण और बीजी का मतलब होता है बीज, यानी ऐसे पादप जिनके अंदर बीज के चारों ओर क्या पाया जाता है? आवरण होता है। बीज चारों ओर से घिरा रहता है, वो खुला नहीं रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? आवर्त बीज कहेंगे या एंजियोस्पर्म कहेंगे। और ऐसे पादपों के अंदर इनको हम कहेंगे पुष्पीय पादप। इन पादपों के अंदर लैंगिक जनन कैसे होता है ये हम समझ रहे हैं। और जो आवर्त विधि या एंजियोस्पर्म है, इनके अंदर जो पुष्प है वही मुख्य जननांग के रूप में काम करता है, या पुष्पीय पादपों का जो पुष्प है यही वह भाग है जहां पर इनमें क्या होगा? जनन होगा। यानी हम कह सकते हैं कि पुष्प क्या होता है, आपको अगर पूछा जाए तो हम कहेंगे पुष्प है, फ्लोवर इसे कह सकते हैं। यह पादपों में कौन सा क्षेत्र है? जननांग क्षेत्र। यानी ये पादपों का वो भाग है जिसमें क्या होंगे? जननांग होते हैं, जननांग पाए जाते हैं। अब हम इसकी बात करें तो इस पुष्प के हम मुख्य 4 भाग देखते हैं, जिसमें हम कहेंगे एक होगा बाह्य दल, इन्हें हम क्या कहेंगे? बाह्य दल पुंज कहेंगे। और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये पूरे पुष्प के चारों ओर होंगे, इनको हम कहेंगे दल पुंज। और यहाँ पर अगर पुष्प का ये जो मध्य भाग देखें इसे हम कहेंगे स्त्री केसर। और ये जो दूसरा भाग है इसे हम क्या कहेंगे? इन्हें हम क्या कहेंगे? पुंकेसर। अब हम अगर पहले स्त्री केसर को देखें तो ये स्त्री केसर है क्या? तो ध्यान रखना, ये पादपों के अंदर कौन सा जननांग होता है? मादा जननांग। मादा जननांग होता है। कौन सा जननांग? मादा जननांग। मादा जननांग। और अगर हम पुंकेसर की बात करें तो ये पादपों के अंदर नर कौन सा जननांग जननांग होता है? नर जननांग। सुनो, ग्रुप में सभी जुड़े हुए लक्ष्य कोचिंग क्लास से? नहीं मैं नहीं जुड़ी। कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? ये अपना ग्रुप जो अभी बनाया हुआ है सर के कौन सा? लक्ष्य कोचिंग क्लासेस? 2 है। कौन है? पता नहीं, मैं ये क्या है? एक ग्रुप है, एक सूचना है टेस्ट है ना, उसमें मैं टेलीग्राम चैनल है उसका, इसके अंदर आपको भेजूंगा, वहां पर वो खोलना, उसमें मेरे 10 से जुड़े हुए प्रश्न बनाने, उनको टिक करना, सही उत्तर साथ मम्मी में। फोन दे, उनका देरी तो देखो। चलो तो कुछ नहीं कर सकता हूं, चलो मैं यहीं पर फोन दूंगा। अगर आप वहां पे फोन आपने ग्रुप देखा है तो जरूर आपने फोन तो आपने लिए ही हो, मैं जानता हूं। अगर मान लो ऐसा संभव होता है तो आप वहां पर उन प्रश्नों के क्या देना। चलो अब हम बात करते हैं स्त्री केसर। किसकी बात करें? स्त्री केसर। मादा जननांग। इसकी बात करें तो इसके हम मुख्य 3 भाग देखते हैं। एक जो आधारी फूला हुआ भाग होगा इस स्त्री केसर का नीचे का, जो पुष्पाशय के ठीक ऊपर की ओर होगा, इसे हम कहेंगे अंडाशय। क्या कहेंगे? अंडाशय। और जो बीच का ये भाग होगा पतला सा नलिका नोमी, इसे हम कहेंगे वर्तिका। वर्तिका। क्या कहेंगे? वर्तिका। और ये वर्तिका आगे का भाग, वर्तिका के आगे का भाग, इसे हम कहेंगे वर्तिकाग्र। वास्तव में ये वर्तिका और प्लस अग्र इस भाग से वर्तिका का अग्र भाग यानी वर्तिका के आगे का भाग, जिसे हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र कहेंगे।
क्या कहेंगे? वर्तिकाकर। और वहीं अगर हम पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर पादपों के अंदर नर जननांग होगा और इसका जो ऊपरी भाग है इसे हम कहेंगे परागकोश। परागकोश। क्या कहेंगे? परागकोश। परागकोश कहेंगे। और ये जो नीचे का भाग जिसके द्वारा ये पुंकेसर उस पुष्पासन से या पुष्प से जुड़ा रहता है इसे हम यहाँ तो कह सकते हैं तंतु या इसे हम कहेंगे पूतंतु। क्या कहेंगे? पूतंतु या तंतु। हम कहेंगे वर्तिका ग्रंथ, वर्तिका और अंडाशय ये तीनों भाग मिलकर के क्या कहलाते हैं? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर मादा कहलाते हैं। जननांग। क्या कहलाते हैं? मादा जननांग। स्त्रीकेसर, शाबाश, मादा जननांग। वहीं अगर परागकोश और पूतंतु की हम बात करें तो ये दोनों सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? पुंकेसर कहलाते हैं, नर जननांग कहलाते हैं। अब सुनो, अब हम इसके बाद में इन सभी भागों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, इन भागों के नाम लिखेंगे। चलो हमने पुष्प की बात की है तो इन स्त्रीकेसर और पुंकेसर की उपस्थिति या इनकी संख्या के आधार पर यानी हम ये देखते हैं क्या सभी प्रकार के पुष्पों के अंदर स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों होते हैं? नहीं होते। क्या सभी प्रकार के पुष्पों में या तो पुंकेसरी होंगे या स्त्रीकेसरी होंगे या कुछ में दोनों हो सकते हैं, कुछ में एक एक होंगे। इस प्रकार से हम कहेंगे इसके आधार पर पुंकेसर और स्त्रीकेसर की उपस्थिति के आधार पर हम पुष्प को कितने भागों में बांटेंगे? सीटी जैसा है, मैं तेरी सीटी बजा दूंगा। एक लिंगी पुष्प की बात करें तो एक लिंगी पुष्प क्या होंगे? ऐसे पुष्प जिनके ऊपर या तो स्त्रीकेसर होंगे या क्या होंगे? पुंकेसर उपस्थित होते हैं। यानी ऐसे पुष्प जिनमें एक ही लिंग हो। ऐसे पुष्प जिन पर एक लिंग, कोष्टक में लिख दो, पुंकेसर या स्त्रीकेसर विद्यमान हो, पुंकेसर या स्त्रीकेसर विद्यमान हो उसे हम क्या कहेंगे? एक लिंगी पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? एक लिंगी पुष्प। अब लेते हैं हम इनके उदाहरण। अगर हम एक लिंगी पुष्पों के उदाहरण की बात करें तो इसके अंदर आपको कुछ उदाहरण दे रखे हैं, जैसे पपीता है, पपीता। इसके बाद में तरबूज है। ये आपको जो उदाहरण दे रखे हैं हम इनकी बात कर रहे हैं। और इसके बाद में दूसरा जो प्रकार होगा उसे हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प। क्या कहेंगे? उभयलिंगी। अगर हम उभयलिंगी पुष्प की बात करें तो ये क्या होंगे? कहेंगे ये ऐसे पुष्प होते हैं जिन पर कितने लिंग या जननांग उपस्थित होंगे? दो लिंग होंगे इसमें। ऐसे पुष्प जिन पर पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों ही उपस्थित हो। जिन पर पुंकेसर व स्त्रीकेसर दोनों ही उपस्थित हो। स्त्रीकेसर दोनों विद्यमान होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उभयलिंगी पुष्प कहेंगे। क्या कहते हैं? उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब हम इनके उदाहरण लेते हैं। देखिए, अगर हम इन उभयलिंगी पुष्पों के उदाहरण लें तो हम कहेंगे यहाँ पर एक तो होगा गुड़हल। क्या होगा? गुड़हल। वहीं अगर दूसरा उदाहरण है तो और आपको उदाहरण दे रखा है यहाँ पर, जैसे सरसों का। क्या है? सरसों का। और भी हम एक लिंगी और द्विलिंगी के उदाहरणों की बात करें तो यहाँ पर जैसे खीरा है, ककड़ी है, खरबूजा है, ये सारे। और वहीं उभयलिंगी पुष्पों की बात करें तो इनके अंदर गुड़हल, सरसों, इसके बाद में रोइडा है, जो गेंदा फूल है, ये सभी किसके अंदर आते हैं? उभयलिंगी पुष्प। ठीक है भाई? तो इस प्रकार से ये दो प्रकार। अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये कोई लिखना चाह रहा है तो लिख सकते हैं, नोट कर सकते हो। नहीं लिखना? चलिए
कोई फूल का तोड़ते हैं अंदर वो बीज टाइप छोटे छोटे निकलते हैं और क्या होते हैं कोई भी फूल तोड़ते हैं वो अंदर बीज टाइप निकलते हैं वाइट वाइट। मेरी बात सुनो। एक कोई भी आपके पास में पुष्प होगा, इस पुष्प के बाहर की ओर का सबसे जो बाहर या होगा, देखो अगर कोई नहीं लिख रहा है तो मैं ये मिटा देता हूँ समझा। यस सर बेटा। बेटा दो सर सुनो भैया, हम किसी भी पुष्प की बात करें थी तो उस पुष्प के अंदर या हम कहेंगे एक पुष्प के मुख्य रूप से हम 4 भाग अपने को देखेंगे। कितने भाग देखते हैं? 4 बार। कौन कौन से? एक जिसे हम कहेंगे बाह्य दल, क्या कहेंगे? बाह्य दल। और एक का समूह होता है तो बाह्य दल पुंज कहते हैं। और दूसरा जिसे हम कहेंगे दल पुंज, क्या कहेंगे? दल पुंज, या इनको हम कह सकते हैं पंखुड़ियां। और इसके बाद में तीसरा जो भाग होगा वो होगा पुंकेसर। क्या होगा? पुंकेसर। और पुष्प के मध्य का जो स्त्री केसर, उसे हम क्या कहेंगे? स्त्री केसर। पुष्प के अंदर सबसे बाहर की ओर आप अगर पत्तियों के समान संरचनाएं देख रहे हैं, इनको हम बाह्य क्या कहेंगे? बाह्य। इनका मुख्य कार्य होता है जननांगों की सुरक्षा करना। जननांगों की क्या करना? सुरक्षा करना। जननांगों की क्या करना? सुरक्षा। और जो दलपुंज है, अगर उभयलिंगी पुष्प है तो इनके अंदर पराग कणों को लाने वाले जो जीव हैं उनको आकर्षित करना, तो हम कह सकते हैं पराग कणों को आकर्षित करना। दलपुंज का क्या काम है? पराग कणों को आकर्षित करना। वहीं अगर हम पुंकेसर की बात करें तो एक तो बिंदु ये है कि ये पादपों के अंदर कौन सा जननांग भाग है? जननांग भाग है। जननांग भाग होता है। दूसरा, इसके अंदर 2 भाग होंगे, एक तो होगा परागकोश परागकोश और ऊतक। तंतु या तंतु क्या? एक भाग होगा जिसे हम कहेंगे परागकोश और दूसरा भाग होगा जिसे हम कहेंगे ऊतक। परागकोश क्या होता है? देखो, पुंकेसर का ऊपरी भाग जिसके अंदर नर युग्मक क्या बनते हैं? परागकण। यानी परागकोश के अंदर क्या बनेंगे? परागकण। युग्मक परागकण बनते हैं। और पूतंतु क्या होगा? हम कहेंगे इस भाग के द्वारा जो ये नर जननांग है ये किससे जुड़ा होगा? पुष्प से जुड़ा होगा। इस भाग के द्वारा यह किससे जुड़ा होगा? पुष्प से जुड़ा होता है। वहीं अगर हम स्त्री केसर की बात करें तो इस स्त्री केसर के हम 3 भाग, कितने भाग देखते हैं? ऊपरी भाग वर्तिकाग्र। ध्यान रखना, वर्तिकाग्र क्या है पूछा जाएगा तो लिखना स्त्री केसर का कपनुमा भाग। स्त्री केसर का कपनुमा भाग जिसे हम क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। क्या कहेंगे? वर्तिकाग्र। और ये ऊपर की ओर से चिपचिपा भाग होता है। कैसा भाग? चिपचिपा भाग होता है जिसके ऊपर आकर के कौन चिपकते हैं? परागकण। शाबाश। परागकण क्रिया कहलाती है। हाँ, ऐसे बोले तो मजा आएगा। इसके बाद में दूसरा है वर्तिका। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात है। अगर हम वर्तिका की बात करें तो ये क्या होगा? हम कहेंगे स्त्री केसर का नलिका नुमा भाग। स्त्री केसर का कैसा भाग? नलिका नुमा भाग। और जिससे होती हुई पराग नलिका किसकी ओर जाती है? अंडाशय की ओर जाती है। इसके बाद में अगला हम बात करेंगे कौन सा भाग होगा स्त्री केसर के अंदर? अंडाशय। क्या होगा? अंडाशय। स्त्री केसर का आधारी। स्त्री केसर का आधारी। ये स्त्री केसर है, इसका नीचे का भाग ये आधार होगा, इसका आधारी फूला हुआ भाग। स्त्री केसर का आधारी फूला हुआ भाग जिसे हम क्या कहेंगे? अंडाशय। इस अंडाशय के अंदर क्या होंगे? बीजाणु। बीजाणु होंगे। क्या होंगे? बीजाणु। क्या होंगे? बीजाणु। और इस बीजाणु के अंदर मादा युग्मक होंगे। क्या होंगे? मादा युग्मक।
और जिन्हें हम क्या कहेंगे बीजा से हुए किसके रूप होंगे अरे छोटे छोटे अंड होंगे मादा युक्त इस प्रकार से इसमें किसी को कोई दिक्कत है भाई ध्यान रखना अगर हम पुष्प की बात करें तो इसके 4 भाग बाह्य दल दलपुंज पुंकेसर और स्त्री केसर बाह्य दल क्या होगा ये जो जननांगों की सुरक्षा करेगा दलपुंज क्या होगा पराग कणों को क्या करेगा आकर्षित करेगा पुंकेसर क्या होगा ये नर जननांग भाग है इसके कितने भाग होंगे 2 एक जिसे हम क्या कहेंगे पराग कोष और दूसरा जिसे हम क्या कहेंगे शाबाश पराग कोष के अंदर क्या बनेंगे परागकण या जिन्हें हम क्या कहेंगे नारीयुग्मक इसके बाद में स्त्री केसर के कितने भाग 3 भाग और ये कैसा जननांग होता है मादा जननांग। मादा जननांग इसके हम 3 भाग देखेंगे कौन कौन से वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय वर्तिकाग्र क्या होगा ये हम कहेंगे स्त्री केसर का कम भाग और ये कैसा होता है चिपचिपा होता है क्योंकि इसके ऊपर आकर के क्या चिपकते हैं परागकण आकर के चिपकते हैं इसके बाद में जो मध्य भाग होगा इसे हम क्या कहेंगे वर्तिका और ये स्त्री केसर का कैसा नलिकानुमा भाग होता है नलिकानुमा भाग समझदार बन और इसके बाद में इस भाग की बात करें तो ये क्या होगा भाई अंडाशय स्त्री केसर का आधारी फूला हुआ भाग जिसे हम क्या कहेंगे अंडाशय कहेंगे और अंडाशय के अंदर क्या होंगे बीजांड जिसमें क्या होंगे अब देखो हमने पुष्प के सारे भाग समझ लिए अब आपका प्रश्न क्या था सफेद सफेद व्हाइट हाँ देखो एक पुष्प की बात करें तो उनके ये 12 वाले अब हमने ये जो भाग लिखे वास्तव में 12 से अंदर के एक ये पुष्प है जिसके सबसे बाहर होगा बाह्य दल इसके बाद में दल होंगे स्त्री इसके बाद में पुंकेसर होंगे और मध्य भाग में क्या होंगे स्त्री केसर होंगे तो अगर आपको मध्य भाग दिखाई दे रहा है तो कौन सा है स्त्री केसर है अगर पास में से सफेद सफेद तंतु समान संरचनाएं दिख रही हैं तो वो पुंकेसर है और पुंकेसर का भाग जिसे हम क्या कहेंगे भूत ठीक है चलो अब हम आगे बढ़ेंगे अब हम ये समझेंगे कि पादपों के अंदर जननांग समझ लिए